अच्छा, shell casing. Shell casing always be made up of metal substance. The metal usually brass housing for the gunpowder. Acha, for the purpose to secure the gunpowder and to give a secure shelter to the gunpowder, always a casing is around it. Acha, casing always will be of the brass or it could be of the copper. अभी जो है ना आजकल ज्यादातर कॉपर भी यूज होती है केसिंग के अंदर, लेकिन ब्रास जो है वो पुराना मटेरियल है, काफी टाइम से ये भी यूज हो रहा है। और ट्रेजेक्ट्री द पाथ ऑफ फ्लाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। अब जो है ये ट्रेजेक्ट्री क्या है? ट्रेजेक्ट्री ये है कि जब गन से जो है वो निकली बुलेट, तो जब ये एयर के अंदर रहेगी, जो उसका रास्ता है, ये उसका ट्रेजेक्ट्री पाथ कहलाता है। अच्छा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? Once a manufacturer choose a rifling process for the particular class of weapon, they keep it consistent. अब एक जो है मैन्युफैक्चरर जब कोई एक चीज बनाना शुरू करेगा ऑलवेज, तो जाहिर है उसका एक डिजाइन एक दफा तैयार हुआ, वो अप्रूव हो गया, तो फिर वो कंटिन्यूसली उसी डिजाइन के तहत बनाएगा। लैंड एंड क्रूज वाली हो तो वो बनती रहेगी, अगर तो वो जो है वो उसके ऊपर है स्मूथ बोर है तो वो स्मूथ बोर बनती रहेगी। अच्छा, लैंड एंड ग्रूव्स आर द सेम ऑफ अ मॉडल। .32 caliber Smith Wesson has 5 lands and grooves twist to the right। यानी कि जो हमारे पास गन की एक टाइप है 32 कैलिबर वाली, जो कहलाती है 32 बोर की, बोर भी कहलाता है, कैलिबर भी कहलाता है। तो उस गन के अंदर कितने होते हैं? 5 जो है वो उसके अंदर 5 लैंड्स होते हैं, 5 ही ग्रूव्स होते हैं। और वो किस तरफ होते हैं? सारे के सारे ये ट्विस्ट हुए हुए होते हैं राइट साइड की तरफ जो है। और 32 कैलिबर की जो कोल्ट है has 6 lands and grooves twisting to left, जबकि जो दूसरी किस्म की एक और है उसकी भी सेम उसका कैलिबर है 32, और वो जो है उसकी राइट साइड पे ट्विस्ट। अब अगर जो हमारे पास अगर आती है बुलेट, हॉल आता है उसका, या उसकी जो है वो एम्प्टी आती है, उसमें हम आसानी से देख सकते हैं कि ये कौन सी कंपनी की जो है वो गन है, क्योंकि उसके जाहिर है जो उसके ऊपर जो रिमेनिंग जो उसके ऊपर निशान होंगे, या तो वो राइट की तरफ होंगे या लेफ्ट की तरफ। अगर वो राइट की तरफ है तो वो कौन सा वेपन है, लेफ्ट की तरफ है तो कौन सा है। क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स कैन एलिमिनेट अ सर्टेन मार्क बट आर नॉट इनफ टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर गन। ठीक है, मार्क्स अगर हमने देखे उसके ऊपर, उससे जरूर हमें थोड़ा सा टाइप का पता चलेगा, लेकिन उसको मजीद आइडेंटिफाई करने के लिए जो है आगे और उसकी इंडिविजुअल जो है वो परफेक्शन की तरफ जाहिर जाना है। अब एक ही क्लास के वेपन हजारों हैं, अब उन हजारों वेपन्स में से एक पर्टिकुलर वेपन को जो है वो आइडेंटिफाई करने के लिए मजीद डेप्थ में जाना पड़ता है। अब इन इंडिविजुअल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें क्या क्या होता है? इम्परफेक्शन इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मेक ईच बैरल यूनिक। इम्परफेक्शन जो है ना, देखें, हमेशा होती है। देयर इज नथिंग कुड बी परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, चाहे उसकी कितनी भी फिनिशिंग हो, उसकी फिनिशिंग में कहीं ना कहीं जो है वो लूप होल्स होते ही होते हैं, और कहीं ना कहीं जो लाइनिंग्स होती हैं। और फिर बैरल को तो क्योंकि ड्रिल आउट किया जाता है, ये एक सिंगल पीस होता है, एक जो है ये रॉड की शक्ल में होती है, सिंगल पीस की शक्ल में होती है, बीच में से ड्रिल आउट करके उसको उसके अंदर जो है उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो इसलिए उसकी जो फिनिशिंग होती है वो इतनी ज्यादा परफेक्ट नहीं होती, और हर गन की अंदर से जो बैरल होती है वो बिल्कुल यूनिक होती है, वो यूनिक नेचर की होती है, उसके अंदर अपने मार्क्स होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग के दरमियान उसमें आ जाते हैं। बेशक कोई सेम मशीन 100 भी पिस्टल्स बनाएगी या 100 भी गन्स बनाएगी, तो हर गन के अंदर जो बैरल होगी उस बैरल का जो पैटर्न होगा वो यूनिक होगा। राइफल बैरल इवन इफ मेड इन सक्सेशन विल नॉट हैव द आइडेंटिकल स्ट्राइएशन स्क्रैचेस लाइक मार्क्स, यानी जो उसके अंदर निशानात होंगे, चाहे वो एक के बाद एक पिस्टल्स या एक के बाद एक गन बनी हो, लेकिन उनके अलग अलग होते हैं हमेशा। अब बुलेट कंपैरिजन के लिए एक माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कंपैरिजन माइक्रोस्कोप कहा जाता है। अच्छा, हमारे पास जो कराची के अंदर जो लैब है अपनी फॉरेंसिक, उसके अंदर ये वाली माइक्रोस्कोप मौजूद है, जहां पर दोनों एक जैसे हमारे पास अगर सैंपल आता है तो हम उसका टेस्ट फायर करने के बाद उसकी एम्प्टी ले लेते हैं, और एक जो क्राइम जो है वो सीन से रिकवर हुई होती है, दोनों को कंपेयर किया जाता है, उसमें रखकर दोनों को एक साथ कंपैरिजन, उसमें कंप्यूटराइज्ड
जो है वो फंक्शन भी मौजूद होता है जो ऑटोमेटिकली कंपेयर करके आपको रिजल्ट्स जो है मॉनिटर के ऊपर भी शो करता है। टू मैच बुलेट टू गन, टेस्ट बुलेट मस्ट बी फायर्ड थ्रू अ सस्पेक्ट बैरल फॉर कंपैरिजन। अच्छा, एग्जामिन बुलेट साइड बाय साइड टू मैच द स्ट्राइड मार्किंग्स। उनको बिल्कुल स्लोली ग्रेजुअली और बिल्कुल बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस होता है ये उनको कंपेयर करने के लिए, और चंद मिनट लगते हैं इसके अंदर। उसको साइड बाय साइड मुकम्मल कंप्लीटली जो है उसको एग्जामिन किया जाता है। अब आप देखें कि ये इस तरीके से मैच जो है वो कंपैरिजन जो है वो होता है। ये एक इसमें से टेस्ट फायर की जो है वो सैंपल है, एक जो है क्राइम सीन का सैंपल है। इन दोनों के जो है जब साइड बाय साइड उसको एग्जामिन करती है कंपैरिजन माइक्रोस्कोप, तो उनके इस तरह से मार्क्स को आपस में रख के मैच करती है। अब ये देखें बिल्कुल मैच हुआ हुआ है ये। इसके अंदर आप देखें कहीं से कोई थोड़ा बहुत जो है वो रफ पार्टिकल्स लगे हैं, अदरवाइज जो है ये दोनों जो गन्स के जो एम्प्टीज हैं ये किस कदर एक दूसरे के साथ जो है मैच हो रहे हैं। अच्छा, कार्ट्रिज मार्किंग, all moving components contact cartridge rather than a bullet। अब क्या है कि देखें हर जो अगर कार्ट्रिज फायर होगा तब भी उसको जाहिर है गन का हर हिस्सा जो इसको टच करता है, और जो कांटेक्ट मार्क्स होते हैं वो बिल्कुल उसके ऊपर जो है आते हैं। rather than the bullet can leave useful impression on a shell cartridge। ब्रीच, उसमें कौन कौन से मार्क्स आते हैं? ब्रीच फेस मार्क्स होते हैं, फायरिंग पिन कंप्रेशन होता है, चैम्बर मार्क होते हैं जिस चैम्बर से वो फायर होती है, एक्सट्रैक्टर और इजेक्टर मार्क्स होते हैं। अच्छा, एक्सट्रैक्टर तो वो हो गया जो कि कार्ट्रिज को खींचकर चैम्बर में लाया, इजेक्टर वो हो गया जिसने फॉल को बाहर निकाला। अच्छा, अब ये देखें इस तरीके से होते हैं, ये वर्टिकल भी हो सकते हैं ब्रीच फेस मार्क्स, कभी कभी जो है सैंडी ब्लास्ट इस तरह के भी नेचर के होते हैं, कभी जो है वो बिल्कुल जैसे एक कंप्यूटर का माउस होता है उसकी तरह बने हुए हो सकते हैं, या इस तरीके के डेंट हो सकते हैं साइड में। तो ये जो है वो ये इसके डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रीच फेस मार्क्स हैं जो किसी भी गन से हो सकते हैं। और देखिए ये फायरिंग पिन जो बिल्कुल सेंटर्ड होती है इसका भी जो है वो मार्क होता है उसके ऊपर जो हमारे पास कार्ट्रिज होता है। अच्छा, ये देखें ये फॉरेंसिक हिसाब से इसकी जब हम एग्जामिनेशन करते हैं तो इसके ऊपर जो है ये क्या क्या चीजें नोटेड की जाती है। एक तो सबसे पहले बीच के अंदर देखिए फायरिंग पिन का इंप्रेशन है, फिर ब्रीच फेस मार्क्स इसके ऊपर आए हुए हैं डिफरेंट किस्म के, और इजेक्टर के मार्क हैं जिसने उसको बाहर निकाला, एक्सट्रैक्टर जिसने उठाकर के गोली को चैम्बर में किया। हर किस्म के इसके ऊपर जितने भी मार्क्स इसके ऊपर अपीयर हो रहे हैं, जिसके अंदर जो है ये तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 किस्म के इसके अंदर जो है वो हमें निशानात नजर आ रहे हैं। और दूसरा जो मैन्युफैक्चरिंग डेटा है, जो कंपनी उस कार्ट्रिज को बना रही है उसका भी डेटा मौजूद है, उस कंपनी के जो है वो अपने आइडेंटिफिकेशन मार्क भी है। अब एक्चुअली जब कोई ली जाएगी हमारे पास जो है वो उसका जो है खोल लिया जाएगा किसी भी कार्ट्रिज का, तो आप देखें उसके जो है ना मार्क्स किस तरीके के होंगे उसके पीछे नीचे आने से। अब आप देखें ये दोनों अलग अलग किस्म की जो है ये जो स्लाइड है ये दोनों अलग अलग किस्म के जो है वो गन से हुई हुई फायर जो है ये गोली है। अब दोनों के फायरिंग पिन की आप देखें निशान बिल्कुल अलग है, उसका भी और इसका भी। अब जो फायरिंग पिन जब बीच के अंदर हिट करती है तो इसका व्यू किस तरीके से बनेगा, बिल्कुल या तो मिडिल में होगा या साइड में होगा। और ब्रीच फेस मार्क्स जो होंगे वो जिस वक्त ये ब्रीच फेस मार्क्स आते कब हैं, ये उस वक्त आते हैं जब जो है जिस वक्त फायरिंग पिन हिट करती है और उस वक्त जब इग्निशन होती है कार्ट्रिज के अंदर या फिर बुलेट के अंदर, तो वहां पर इग्निशन होने से एक इंप्रेशन पीछे पीछे वाला जो हिस्सा होता है गोली का जो नीचे वाला होता है जिसे हम प्रिमर भी कहते हैं, प्रिमर के ऊपर एक अजीबो गरीब उसके ऊपर जो एक नक्श बन जाता है उसका, उसे ब्रीच फेस मार्क्स कहा जाता है। ठीक है, ब्रीच फेस मार्क्स उस वक्त बनता है जब कभी भी कोई कार्ट्रिज या जब कभी भी कोई बुलेट फायर होती है, फायर होने से पहले उसके ऊपर ये इस किस्म का कोई निशान नहीं होता। अब ये चैम्बर की जो साथ जब कोई दो चीजें आपस में एक दूसरे कांटेक्ट में आती है, एक दूसरे के ऊपर जो है वो निशानात जो है अपने जरूर छोड़ती है, तो ये चैम्बर के मार्क जो है उसकी कार्ट्रिज की जो उसका हॉल है उसके साइड पे भी हो जाते होते हैं इसके। और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? परफेक्ट मैच इज समटाइम्स डिफिकल्ट।
क्यों? बिकॉज प्रेजेंस ऑफ द grit and rust in the barrel या recovered bullet too mutilated or distorted or impact as spent bullet weight can sometimes determine the gun make. यानी अब इसके अंदर जो है ना काफी सारी चीजें जो कि अफेक्ट करती हैं और उससे क्या होता है कि 100% मेकिंग नहीं होती, जो मैचिंग होती है वो हमेशा 70% से ही मैच समझा जाता है। अब उसके अंदर क्या, उसके अंदर कौन कौन सी जो है वो चीजें काउंट होंगी। एक तो देखेंगे जो गन का बैरल है उसके अंदर रस्ट हो सकती है, यानी कि इसके अंदर जो बार बार फायर होने की वजह से एक अंदर काई सी जम जाती है वो हो सकती है, और कार्बन अंदर हो सकता है हल्का फुल्का। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो 100% है वो मैच नहीं होता, लेकिन 70% मैच होता है। जो हमारे पास कंपैरिजन माइक्रोस्कोप है और जो कंप्यूटर के अंदर उसकी जो सिस्टम मौजूद है वो उसको जब मैच करता है तकरीबन 70 to 80% मैच होने के बाद उसको मैच डिक्लेयर करता है, अदरवाइज वो नहीं करता। लेकिन उसके ऊपर जो दूसरी चीजें आ जाती हैं, मिसाल के तौर पर अगर बुलेट के वेट में थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है, क्योंकि गन के अगर वहां पर पड़ी रहती है उसके ऊपर कार्ट्रिज पड़ा रहता है किसी रफ जगह पर, तो जरूर उस पर डस्ट वगैरह और सारी चीजें आ जाती हैं। जो माइक्रो ग्रूव्स होते हैं, माइक्रो ग्रूव्स 4 से 8 से 24 ग्रूव्स होते हैं, और ये कॉमन नहीं होते हैं, माइक्रो ग्रुप्स कहलाते हैं। ये जो है जनरली ये क्रिएट होते हैं, किसकी वजह से माइक्रो ग्रुप जो है वो जनरली क्रिएट होते हैं ड्यू टू जो है लैंड्स एंड ग्रूव्स प्रेजेंट इन द बैरल ऑफ गन, या फिर एनी मार्किंग प्रेजेंट इन द बैरल ऑफ गन। ये 100% जो है वो अलग होते हैं, हर उसके जो भी फायर होगी उसमें से अलग गन में से गोली। जनरल राइफलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स फाइल में जो है, जैसे कि अभी हमारे पास भी डेटाबेस बनाई जा रही है, मैंने आपको बताया था, और दूसरे ममालिक में भी डेटाबेस बनाई गई है। अच्छा, शॉटगन का जो है वो स्मूथ बैरल शॉटगन जो होती है उसमें प्रोजेक्टाइल नॉट मार्क एज पासेस थ्रू। अच्छा, फायर स्मॉल लीड बॉल्स और पैलेट्स कंटेन विद अ शेल, यानी शेल के अंदर जो है उसके अंदर क्या होता है कि जो शॉटगन का जो होती है कार्ट्रिज, उसके अंदर क्या होता है, स्मॉल बॉल्स होते हैं छोटे छोटे। अच्छा, कैरेक्टराइज इसके अगर देखा जाए तो डायमीटर ऑफ द शॉट, साइज एंड शेप ऑफ द वेड और गाज, जो डायमीटर ऑफ द बैरल है, ये सारी चीजें जो हैं वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में शामिल हैं शॉटगन की। और ये गन शॉट जो रेजिड्यूज होते हैं, क्योंकि हमने गन पाउडर के बारे में सबसे पहले पढ़ा था, तो गन शॉट रेजिड्यूज कहलाते हैं जो गन पाउडर है वो जो अपना जो निशान छोड़ता है पीछे। विक्टिम के क्लॉथ्स के ऊपर हो सकते हैं जहां पर जाकर गोली हिट करती है, टारगेट पे मौजूद हो सकते हैं, और जो शूट करने वाला शख्स होगा, शूटर्स हैंड, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके शूटर्स हैंड के ऊपर भी हो सकते हैं किसी भी शूटर के। अच्छा, जब कभी भी कहा जाता है कि जनाब फला शख्स ने जो है वो खुदकुशी कर ली, तो उसका पता कैसे चलता है? हमेशा उसका पता हमेशा चलता है जो गन शॉट रेजिड्यूज है उससे। अगर बंदे ने खुद को खुद गोली मारी होगी तो उसके हाथ के ऊपर उन निशानात की मौजूदगी ये प्रूफ करेगी, गन शॉट रेजिड्यूज की मौजूदगी प्रूफ करेगी कि गोली उसी के हाथ से चली। और अगर उस शख्स ने खुद गोली नहीं मारी तो गन शॉट रेजिड्यूज उसके हाथ पर नहीं होंगे, ऑब्वियसली जहां से फायर हुई है गोली वहीं पर होंगे। गन पाउडर केमिस्ट्री जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो मेजर डिटेक्टेबल जो एलिमेंट्स हैं उसमें क्या है, लेड है, बेरियम है, और एंटीमनी या एसबी उसका जो सिंबल है। वर्चुअली ऑल कार्ट्रिज केसेस आर मेड अप ऑफ ब्रास, कॉपर या फिर जिंक के बने हुए होते हैं, आर डिटेक्टेबल होते हैं सारे के सारे। ग्रीस टेस्ट, द टेस्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट पार्शियली बर्न और अनबर्न गन पाउडर। ये जो है वहां पर उस जगह पर किया जाता है जहां से जो शूटर का हाथ होता है वहां से स्वैब ले लिया जाता है, या उसके ऊपर स्प्रे करके, और वहां से जो है वो बिल्कुल क्लियर होकर सामने नजर आने लगता है। अच्छा, मस्ट प्रोड्यूस अ पैटर्न फॉर डिस्टेंस डेट्रीमेंशन, यानी कि अगर ग्रीस का या फिर जो प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट या गन पाउडर जिसे हम कहते हैं उसकी जो प्रेजेंस होती है ऑन टारगेट, और आल्सो जो है जो शूटर है वो चाहे जो है वो सुसाइडल केस हो चाहे होमिसाइडल केस हो, दोनों के अंदर
इससे इसके डिस्टेंस का भी पता चलता है कि ये कितने फासले से गोली फायर की गई, क्या ये गोली सुसाइडल केस है या ये जो है ये होमिसाइडल केस है। रिजल्ट ऑफ GSR हैंड टेस्ट, नेगेटिव रिजल्ट मे बी काज्ड बाय वॉशिंग ऑफ हैंड्स। अगर किसी ने फौरन ही गन यूज करने के बाद हाथ धो लिया अपना, तो जाहिर सी बात है कि उसके हाथ के ऊपर जो है वो नहीं, वो जाहिर होगा शूटर के हाथ पर। या फिर अगर उसने ग्लव्स का इस्तेमाल किया होगा तब भी शूटर के हाथ पर नहीं पाया जाएगा। या फिर लेड फ्री अगर एमनीशन का इस्तेमाल हो, लेड फ्री एमनीशन जो बिल्कुल जो स्मोकलेस जो हमारे पास पाउडर है, गन पाउडर, ये गोली जो है वो ज्यादातर बहुत महंगी होती है और ये आमतौर पर इस्तेमाल में नहीं आती। और ये जो है वो ज्यादातर जो है वो एजेंसीज के पास अगर बहुत हाईली जो इस तरह का खुफिया काम कर रही होती हैं, उनके पास इस तरह की गन्स होती हैं जो कि लेड फ्री होती हैं। अदरवाइज जो एमनीशन आमतौर पर पाया जाता है जो हम खरीदते हैं या बाजार में जो अवेलेबल है, उसमें लेड फ्री एमनीशन नहीं होता। अच्छा, अ राइफल और अ शॉटगन में नॉट डिपॉजिट GSR ऑन हैंड्स, बल्कि इसके तो बहुत दूर तक निशान भी जा सकता है। अच्छा, अब एरिया कौन सा होगा जहां पर ये जो है वो पाया जा सकता है, वो हाथ का हिस्सा हो सकता है जहां से फायर किया जाए। अगर तो कोई लेफ्ट हैंड यूज करेगा तो लेफ्ट पे होगा, और अगर राइट हैंड यूज करने वाला शख्स होगा तो राइट पे होगा। अच्छा, ये हाथ के ये वो हिस्से हैं जहां पर गन शॉट रेजिड्यूज हो सकते हैं। ठीक है, ये जैसे अगर ये सुसाइडल केस में जो बंदा जिसकी डेथ हो जाती है उसका हाथ देखा जाता है तो उसके हाथ से पता लगता है कि उसने जो है खुद के ऊपर फायर खुद किया या नहीं। GSR on the hand of suicide a victim proving he was holding the weapon when it was fired. With a contact or very close range gunshot around it is possible to have blood spatter. Blood spatter हमने क्लास में एक दफा डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी किसी भी जिस्म को जो है वो कोई वेपन टच करता है और जख्मी करता है तो खून जो एकदम से निकलता है वो अपना एक जो पैटर्न बनाता है जिसे ब्लड स्पैटर कहा जाता है। ब्लड स्पैटर अगर गन बिल्कुल करीब होगी तो गन के ऊपर ब्लड स्पैटर मौजूद होगा, और अगर हाथ करीब से फायर किया गया तो हाथ के ऊपर भी इसकी जो है मौजूदगी जाहिर करेगी कि ये बहुत शॉर्ट रेंज से फायर किया गया है, और ये उसके ऊपर जो है ये इन चीजों का प्रेजेंस सुसाइडल केस में जो है वो शो करेगी। अच्छा, ट्रेजेक्ट्री जो है वो अगर स्नाइपर करेगा बहुत दूर से तो जो उसका रास्ता तय करेगी गोली वो उसकी ट्रेजेक्ट्री कहलाएगी या उसका पाथ कहलाएगा। सीरियल नंबर रेस्टोरेशन उन केसेस में होता है जहां पर गन्स जो है वो चोरी की इस्तेमाल की जाती हैं और फिर चोरी करने के बाद में गन्स के ऊपर जो उनका सीरियल नंबर होता है उसको मिटाकर दूसरा नंबर उसके ऊपर दर्ज कर दिया जाता है। तो उसमें जो है अगर कोई डाउट क्रिएट होता है कि जनाब ये जो वेपन है ये किसी और से बिलोंग करता है या फिर ये वेपन जो है ये ओरिजिनल नहीं है, इसके ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है तो वो रेस्टोर किया जा सकता है आराम से। When a serial number is stamped into a gun, the metal underneath the number is compressed and hardened. If the number is filled off, the hardened area may still be present. By using acid solution, the metal can be slowly eaten away. In this process, the softer metal will be eaten away first and the number may appear. अब क्या होता है कि जब कभी भी ऊपर से बेशक उसको फिलअप कर दिया जाए, नंबर अगर इम्पोज हुए होते हैं तो जिस जगह पे नंबर इम्पोज्ड होते हैं वो जगह बहुत हार्ड होती है, और जब ऊपर से इसके ऊपर मेटल फिल करने के लिए डाली जाती है वो इतनी हार्डली प्रेस नहीं होती, वो बिल्कुल लूज होती है। जब उसके ऊपर एसिड यूज किया जाता है तो उससे क्या होता है कि एसिड जो है वो ऊपर वाली जो लूज जो उसके ऊपर मेटल है वो उसको ईट कर लेता है, खा लेता है, और फिर अंदर से जो उसका नंबर है वो जाहिर हो जाता है। जैसे कि आप देखें इस पिस्टल के अंदर जो है वो सीरियल नंबर है उसको बिल्कुल खत्म किया हुआ है, लेकिन सीरियल नंबर को बाद में बाय यूज ऑफ एसिड जो है वो बिल्कुल रिकवर कर लिया गया है और 100% बिल्कुल सामने जो है क्लियरली नजर आ रहा है सक्सेसफुली। अच्छा, आज हमें असल में ये थोड़ा कंप्लीट करना है, फिर हम फायर आर्म इंजरी है हमारे नेक्स्ट उसके अंदर जो हमारा टॉपिक है ना, फायर आर्म एविडेंस कलेक्शन। मेक श्योर इट इज
अनलोडेड। जब कभी भी कलेक्ट किया जाता है तो ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जब प्लेस ऑफ इंसिडेंट पे पहुंचेगा तो सबसे पहले उसने क्या करना है, उसको अनलोड करना है। और डू नॉट पुट अ पेंसिल इनटू बैरल। रिवॉल्वर है तो इंडिकेट लोकेशन ऑफ फायर्ड एंड अनफायर्ड एम्युनिशन। ऑटोमेटिक है तो फिर उसको चेक किया जाएगा मैगजीन को कि उसके जो है नंबर ऑफ राउंड कितने हैं, उसमें फिंगरप्रिंट चेक किए जाते हैं। तो बड़ी एहतियात के साथ जो फायर आर्म्स को कलेक्ट किया जाता है। और आईडी टैग उसके ऊपर लगाया जाता है ट्रिगर के ऊपर कि ये कहां से और किस तरह रिकवर हुआ है। अच्छा, जब एम्यूनिशन रिकवर होता है तो उसके बेस के ऊपर और उसके पैकेज के ऊपर और फिर जो बॉक्स है, एनवेलप है, उसके ऊपर तमाम चीजों के ऊपर उसकी डिटेल्स लिखी जाती है। रेप किया जाता है उसको टिश्यू, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि अगर उसके अंदर कोई किसी किस्म के जो एविडेंस मौजूद है तो वो डिस्ट्रॉय ना हो। फायर आर्म एविडेंस जो है वो कलेक्शन के साथ वहां पर अगर कोई क्लोथ है तो वो भी कलेक्ट किए जाते हैं, प्रोटेक्ट किए जाते हैं, प्रिजर्व किया जाता है उनको। उनको पहले एयर में ड्राई किया जाता है अगर उसमें ब्लड स्टेन्स हैं तो। अच्छा, पैकेज उसको जो है सेपरेट किया जाता है तमाम चीजों को। ऐसा नहीं कि एक ही छापर लिया उसमें सारी चीजें डाल दी। अगर ऐसा किया जाएगा तो उसके तमाम एविडेंस डिस्ट्रॉय हो जाती है। अच्छा, चेन ऑफ कस्टडी जो है इसको एस्टेब्लिश करना जरूरी होता है। अब ये हमारा टॉपिक जो है तकरीबन फायर आर्म वाला ये हो गया है कंप्लीट। अच्छा, ये तो अब टूल मार्क्स आ गए, ये एक अलग टॉपिक है। इसको हम बाद में जो है वो डिस्कस करेंगे, हमारा टॉपिक बिल्कुल अलग है। अच्छा, ये हमारा जो फायर आर्म वाला था ये टॉपिक आज कंप्लीट हो गया। अगर किसी को कोई क्वेश्चन करना हो तो आप कर लें। जी, किसी को कुछ इसके अंदर से पूछना है? इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर हम फायर आर्म इंजरी पढ़ेंगे। मैम, जी जी हम सीरियल नंबर रिस्टोरेशन में आपने कहा कि अगर हम उसको फिल कर देते हैं किसी मेटल से तो वो जी जी एसिड से हट जाता है, हाँ और हाँ। अगर हम सीरियल नंबर को डैमेज कर दें तो? नहीं, ये सीरियल नंबर अगर डैमेज भी हो जाता है तो जब इसको जो है इसके ऊपर मुख्तलिफ केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है तो रेस्टोर हो जाता है। क्योंकि जितने भी केसेस आज तक जो है रेस्टोरेशन के हैं उसके अंदर हो जाता है। हम लोग जब कोर्ट में प्रैक्टिस किया करते थे वहां पर भी जो रिकवर होते थे वेपन, ज्यादातर 90% उनके जो सीरियल नंबर थे उनको जो है वो या तो फिल्ड आउट किया हुआ होता था या फिर डिस्ट्रॉय किया, डैमेज किया हुआ होता था। तो जब कभी भी उसके ऊपर अप्लाई किया जाता था एसिड या फिर जो है जो केमिकल, जो जाहिर सी बात है जो बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स हैं उनको मालूम है कि किसको किस तरह रिकवर करना है, तो उसमें 100% उसके प्रिंट आ जाते थे। या फिर माइक्रोस्कोपिक जो एग्जामिनेशन है, जब उसके ऊपर जो है उसका एग्जामिनेशन किया जाता है तो उससे भी उसके प्रिंट्स वाजे हो जाते हैं। इस तरह इंजन नंबर होता है, इंजन नंबर कई दफा जो जब गाड़ियां चोरी हो जाती हैं, गाड़ियों में भी बिल्कुल यही सेम प्रॉब्लम होता है। उनका इंजन नंबर डिस्ट्रॉय किया जाता है, उसको उसके ऊपर सेम नंबर के ऊपर दूसरा नंबर जो है वो उसके ऊपर जो है इम्पोज किया जाता है ताकि ये बिल्कुल खत्म हो जाए। लेकिन उसके बावजूद जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है, जब उसकी जो है क्रोमेटोग्राफी की जाती है, ये प्रोसेस है जिसके अंदर रिकवर की जाती है अंदर से चीजें, तो वो क्या होता है कि वो रिकवर हो जाते हैं, 100% रिकवर हो जाते हैं। मैंने कभी कोई ऐसा केस मेरी ऑब्जर्वेशन से नहीं गुजरा। मैंने क्रिमिनल साइड की प्रैक्टिस की और 1000 केसेस जो है वो देखे प्रोसीड होते हुए, और 100 ऑफ केसेस मैंने खुद प्रोसीड किए। तमाम केसेस के अंदर ये बात आई कि जब कभी भी नंबर्स को इम्पोज किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है, जो भी किया जाता है, वो रिकवर हो जाते हैं। जी, किसी को और कुछ पूछना है? नो मैम, थैंक यू। अच्छा, हमारा ये वाला जो टॉपिक था ये हमने कंप्लीट कर लिया है आज तकरीबन। हमारा फायर आर्म का जो इंट्रोडक्शन था वो हमने तकरीबन पूरा पढ़ लिया। उसके स्ट्रक्चर के बारे में, सब चीजों के, गन पाउडर के बारे में हमने पढ़ लिया। तो अब इससे ये होगा कि जब हम फायर आर्म इंजरीज पढ़ रहे होंगे तो वहां पर हमें डिफिकल्टी नहीं होगी। जाहिर सी बात है कि हमें समझने में आसानी रहेगी कि किस तरीके से वर्कआउट करती हैं चीजें। अब ये है कि हमारी जो मीटिंग है वो भी जो है जा रही है आउट ऑफ टाइम, तो